कौन हो तुम लोग? चलो भागो यहाँ से। और किसने इजाजत दी तुम्हें मेरे खेत में आने की? चलो निकलो जल्दी यहाँ से। कालू भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो हमें जानते हो। और तो और गोरी बहन ने तो हमसे कहा था कि आप हमारे खेत में खेती कर लो, फिर हम आधी बटाई कर लेंगे। अरे अगर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम कुएं में छलांग लगाओगे? चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी। यह सुनकर तो वो दोनों रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू जी, समय जा रहा है, कोई काम कर लो। अगर ऐसे ही रहा तो हम खाएंगे कहाँ से? कोई मुश्किल काम मुझसे नहीं होता, तुम ही बताओ मैं क्या काम कर लूँ। नदी के पास जो हमारा खेत है, आप उसमें आलू बैंगन टमाटर की खेती क्यों नहीं कर लेते? फिर सब्जी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हमारा साल भर का भोजन चलता रहेगा। गोरी, इतना मुश्किल काम तो मैं नहीं कर सकता, मुझे सोने में ज्यादा मजा आता है। कालू जी, अगर तुम नहीं करते तो मैं रानू चिड़िया से बात करती हूँ कि वह हमारे खेत में आलू मटर बैंगन उगाए और फिर बाद में हम बांट लेंगे। वो रानो, उसने कभी खेती करी है जो हमारे खेत में सब्जी उगाएगी? मगर गोरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया तो अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे एक फायदे की बात करने आई हूँ, बोलो तो बताऊं। वैसे भी तुम घर पर कुछ करती नहीं हो, हफ्ते में 2-4 दिन भूखी रहती हो। गोरी बहन, बेइज्जती बाद में करना, पहले बात बताओ, बात क्या है? रानू, मेरा खेत खाली पड़ा है, तुम मेरे खेत में सब्जी की फसल उगा लो और जब फसल तैयार हो जाए तो बाद में हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। बोलो गरीब चिड़िया, क्या कहती हो? यह बात सुनकर तो रानो चिड़िया खुश हो जाती है और वो गोरी से कहती है, गोरी बहन, मैं कल तक सोचकर कल तक आपको बताऊंगी। आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी, अच्छे से सोचकर बताना। यह कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। फिर शाम को लाडो चिड़िया उसके घर आती है। दोनों दोस्त हमेशा जो भी करती एक साथ करती थी। एक वही थी जो रानो के बुरे वक्त में उसका साथ दिया करती थी। लाडो, आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। गोरी कौवी मेरे पास आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि उसका एक खेत खाली पड़ा है, तो हिस्सेदारी पर हम उसके खेत में सब्जी उगाए और फिर बाद में आधी आधी कर लेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है रानो, ऐसे तो हमें साल भर के भोजन की भी चिंता नहीं होगी। तो फिर चलो हम अभी जाकर यह बात गोरी को बता देते हैं। फिर चिड़िया का पूरा परिवार गोरी कौवी के घर आ जाता है। गौरी बहन, हम तैयार हैं और हम आज से ही आपके खेत में काम शुरू कर देंगे और आप देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। हाँ गौरी बहन, हमारे पास बैलगाड़ी है। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों दोस्त रोजाना सुबह सुबह आकर गोरी कौवी के खेत में काम करती है। लाडो चिड़िया बीज डालती है और रानो चिड़िया खेत में पानी डालती है। ऐसे ही वो दोनों दिन रात उसमें काम करती थी। कुछ ही दिनों बाद खेत में फसल उगना शुरू हो जाती है। फसल उनकी बहुत अच्छे से उगती है। दोनों सहेलियां धूप छाव देखे बिना सारा सारा दिन खेत में पानी देती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं और गर्मी बढ़ती है। उन दोनों की बैंगन टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर एक दिन कालू और गोरी घूमते घूमते उस दिशा में आ जाते हैं। गोरी, आज से पहले कभी मेरे खेत में ऐसी फसल नहीं हुई थी। मैंने अपने खेत में आज पहली बार ऐसी फसल देखी है। मेरे पिताजी ने भी कई बार फसल उगाई थी, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं हुई। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत से काम किया है, वो सारा सारा दिन खेत में लगी रहती थी। तुम्हें क्या पता, ना उसने धूप देखी ना छाओ। गोरी, अब हमारे खेत में फसल भी हो गई है, क्यों ना अब चिड़िया इस फसल की खुदाई करने आए तो हम उसे भगा दे, नहीं तो उसे आधा हिस्सा देना होगा। कालू जी, मगर ये सब कैसे होगा? मैं ये सब कर लूंगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। लाडो बहन, जल्दी चलो, आज हमें अपनी फसल की खुदाई करनी है। मैं दरांती उठाकर बैलगाड़ी को लेकर चलती हूँ और तुम पानी का मटका उठा लो। फिर वो सभी अपना सामान रखकर बैलगाड़ी को लेकर खेत पर आ जाती है। वो दोनों दोस्त शाम तक काम करती है और सारी टमाटर और बैंगन तोड़ लेने के बाद वो दोनों उसे इकट्ठा कर लेती हैं कि तभी वहाँ कालू कौवा एक लाठी लेकर आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे खेत में क्या कर रही हो? ये आप क्या मजाक कर रहे हो कालू भैया, आप हमें जानते तो हो। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता।
सुनो, हमने आपकी पत्नी के कहने पर इस खेत में फसल उगाई थी और अब आप हमें भगा रहे हो। मेरी पत्नी कहेगी कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम छलांग लगाओगी? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? अरे उसका तो दिमाग खराब है, जो उसने मेरा खेत मुझसे पूछे बिना ही तुम्हारे हवाले कर दिया। लाडो बहन, मैंने यह तो नहीं सोचा था। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इस खेत में बहुत मेहनत की थी। रानू, तुम चिंता मत करो, चलो अब यहाँ से। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। ये कहकर वो दोनों अपनी बैलगाड़ी कर वहाँ से चली जाती हैं। क्या बोलती हो? अब इस फसल पर सारा अधिकार हमारा है। रानू, हमें कालू और गौरी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब हमें क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगी। अब हम क्या करेंगे? पूरा साल भोजन ढूंढने में कठिनाइयाँ होंगी। बरसात भी शुरू हो जाएगी। अगले दिन भारी बरसात शुरू हो जाती है। काले बादल खूब बरस रहे होते हैं। अरे कालू बादल, ये रानो और लाडो कैसे उदास बैठी हैं? कल तक तो ये बहुत खुश थी। इन दोनों की फसल भी अच्छी हुई है, फिर क्यों इतना परेशान है ये दोनों? चलो चलकर पूछते हैं। अरे रानो, तुम क्यों उदास हो? क्या बात है, हमें भी बताओ। फिर रानो चिड़िया अपनी परेशानी बबलू बादल को बता देती है। ऐसा है, उन दोनों दुष्ट कौओं ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फसल तुम्हारे घर में होगी। अब तुम दोनों जाओ और आराम करो। अरे गोरी, ये बरसात तो मानो ऐसे बरस रही है जैसे आज के बाद कभी नहीं बरसेगी। हाँ कालू जी, हमें अपनी फसल जल्दी अपने गोदाम में रखनी होगी। बरसात का पानी जैसे ही फसल पर पड़ता है, वो फसल गायब होने लगती है। कालू जी, ये देखो, हमारी फसल गायब हो रही है। ये क्या हो रहा है? हाँ गोरी, ये कैसे मुमकिन है? ये क्या हो रहा है? ये शायद हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमें रानू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ ही देर में सारी फसल गायब होकर रानो के घर में आ जाती है। दोनों सहेलियां अपनी फसल को सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर कालू और गोरी भागते हुए रानो के घर के बाहर आते हैं। रानो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। हमारी फसल सारी गायब हो गई है। रानो चिड़िया को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है। साथ ही उनके हिस्से की आधी फसल उन्हें दे देती है। इस तरह लाडो और रानो खुशी खुशी रहने लगती हैं। दूर ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में गर्मियों का मौसम भी आने वाला था। तभी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में पक्षियों के पास आकर उन्हें आने वाली भयंकर गर्मी के बारे में सूचित कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, इस बार भी हर साल की तरह गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो सभी पक्षी अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। यह कहकर मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी वहाँ से चला गया, लेकिन सभी पक्षियों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन रानो चिड़िया आने वाली गर्मी के लिए चिंतित हो गई और उसने पक्षियों से कहा, अरे साथियों, हमें उस सिपाही पक्षी की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने घोंसलों को ठंडा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी उतनी ही पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले तो घास के ही हैं। नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा घोंसला सूखी घास का है, उससे घोंसला अंदर से ठंडा नहीं रहेगा। चलो अब मैं अपने घोंसले को हरी घास से ढक लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने चली जाती है और थोड़े दिन में वो अपने घोंसले को ठीक ठाक ठंडी घास से ढक देती है। चलो अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक ठाक कर लिया है। अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। चलो अब मैं गर्मियों के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कौन भयंकर गर्मी में बाहर निकलेगा। यह कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कालू भैया, कल से गर्मी आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मियाँ तो हर साल आती हैं। हाँ कालू भैया, वो क्या है ना, जंगल की सिपाही ने सूचना दी है कि इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो मैं तो गर्मियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कि आप भी गर्मियों की तैयारियाँ कर ही लो। तुम अपना काम देख लो, मुझे मत सिखाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है? बस मैं तो आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी।
यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि सिपाही पक्षी बोल कर गया था। जंगल में काफी तेज गर्मी पड़ गई और नदियों का पानी भी सूख गया। पेड़ पौधों भी तेज धूप से जलने लगे। चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की तैयारी कर ली, नहीं तो मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ता। बाहर तो मानो जैसे आग बरस रही है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में मजे से बैठी थी कि तभी उसके घोंसले का दरवाजा बजता है। अरे कौन है दरवाजे पर, वो भी इस समय? जब रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा कि बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम सही कह रही थी रानो चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस बार तो हर साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम आज की रात मुझे अपने घोंसले में सहारा दे दो। कल सुबह ही मैं अपना नया हरी घास का घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, सिर्फ आज के लिए मैं आपको अपने घर में सहारा दे रही हूँ। कल तुम्हें अपना घोंसला तैयार कर लेना होगा। हाँ रानो, मैं तुम्हें कल परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी यह यहाँ से चला जाएगा। रानो चिड़िया बगल वाले घोंसले में सो जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया की नींद लग जाती है, कालू कौवा छुपके से उठकर उसका भोजन खाने आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में रहने के लिए जगह मिल गई और यहाँ भोजन भी खाने के लिए मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर कालू कौवा पेट भर के भोजन खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा मस्त अपनी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था और रानो चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कालू कौवा रानो को बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने भोजन को नहीं देखती और वहाँ से बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर सब पक्षी बैठे गर्मियों के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत गर्मी थी, हमें भी रानो चिड़िया जैसा ही पक्का हरी घास का घर बना लेना चाहिए ताकि हमें भी गर्मी ना लगे। हाँ चलो हम सब मिलकर अपने लिए घास का घर बना लेते हैं। फिर सब पक्षी अपना अपना ठंडा घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा मस्त मजे से धूप ले रहा था। तब वो उसके पास आई। अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घोंसला बना लिया है? नहीं रानो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गर्मी आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना खुद देख लूंगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई और रात होने वाली थी, लेकिन तभी रानो चिड़िया का ध्यान उसके अनाज की तरफ गया। यह क्या बात हुई, मेरा भोजन खत्म हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले ही मुझे भोजन लेने जाना होगा। यह रानो की बच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। रानो चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर चली गई होगी। यही सही समय है रानो का घर हड़पने का। यह कहकर कालू कौवा रानो के घर के अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया है? रानो चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो कालू कौवा अंदर अपनी मस्ती में सोया हुआ था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो कालू भैया। कालू ने रानो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन रानो ने फिर से आवाज लगाई। अरे ओ कालू भैया, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी में यहीं जल जाऊंगी। हम दोनों अंदर साथ मिलकर रहते हैं ना? कौन? मैं किसी रानो को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ रानो, जिसने आपको गर्मी में अपने घर में जगह दी थी और आप मुझे ही भूल गए। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और रानो चिड़िया का अंडा देने का समय भी आ चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कालू कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर भर्ती हो जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है तो मुझे वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा वहाँ पर गुजारा भी हो जाएगा।
फिर उसके बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तब बुलबुल दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। फिर उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिन्हें रानो चिड़िया खा लेती है और वह वहीं भर्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के बगल में ही अपना खुद का मशरूम का घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद का एहसान मानना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है कि रानो चिड़िया का घर किसने हड़प लिया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानो चिड़िया, परेशान क्यों होती हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी हमें। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? रानो बहन, क्या आपको नहीं पता? जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल में चले जाएंगे। क्या आपको कालू और गौरी ने कुछ नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने ही जा रहा हूँ। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू, गौरी, आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानो चिड़िया, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब देने का इरादा है फिर तुम्हारा? हाँ गौरी बहन, मुझे सब याद है। काम लगते ही सबसे पहले मैं आपको 100 रुपए दे दूंगी। लो, कर लो बात। देखो जरा, 100 रुपए वापस देने की औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर न छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ नहीं तो। रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर में बैठ चुके थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई जी, अगर यह चिड़िया फोकट में ही शिमला जाएगी तो हम भी फोकट में जाएंगे। हमारे किराए के पैसे वापस करने होंगे तुम्हें। हमारे पैसे मुफ्त के थोड़ी आ रहे हैं। रानो चिड़िया, किराया तो देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। गुड़िया बेटी, चुप हो जा। शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे। हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, अब चुप हो जा। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये बम्बू कॉप्टर ठीक होने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तब तक आप सब नीचे उतर जाएं।
सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानू चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, यह बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? रानू बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, कब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। अच्छा, कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानू चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाती है और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिनों के लंबे सफर के बाद रानू चिड़िया आखिर शिमला के जंगल में पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा, देखे यहाँ कितनी ठंडक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है, इसीलिए तो हम शिमला आए हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला के ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है, 1-2 दिन में यह जंगल सैलानियों पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यह देखना है कोई पक्षी बाग के सेब को ना तोड़े। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोते भैया, मैं जरूर करूँगी, ये नौकरी ठीक है मेरे लिए। तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर तुम आज के आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं होगी। मम्मा, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर बम्बू कॉप्टर से शिमला नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंसे रहते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। रानू चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ से अपना एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ के घर में खुशी खुशी गुजारने लगी। रानू चिड़िया, अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा घर खाली कर दो। तुमने 5 महीने से मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। पर कालू भैया, मैं तो अंडे देने वाली हूँ और मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी, तो आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं दे दूंगी आपका किराया। देखो रानो, तुम चाहे मरो या फिर जियो, कहीं भी जाओ, लेकिन बस मेरा घर खाली कर दो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। और हाँ, अपना सामान भी यहाँ छोड़कर जाना। कम से कम मैं तुम्हारे सामान को बेचकर अपने पैसे तो वसूल कर लूँगा। फिर रानू चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो इधर उधर जंगल में भटकने लगती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उस बारिश में रानू पूरी तरह भीग जाती है। तभी उसकी नजर लाडो चिड़िया पर पड़ती है और वो वहाँ जाकर कहती है, लाडो बहन, क्या आप मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो क्या है ना, मेरे अंडे देने का समय आने वाला है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म दूँ। देखो चिड़िया बहन, इस जंगल में एक चील रहता है जो कि बहुत जालिम है। वह हर समय पक्षियों के अंडे ढूंढने की तलाश में रहता है। तो तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टमाटर का खेत है, तो तुम वहाँ जाकर टमाटर का घर बना लो और उसके अंदर रहना। फिर ऐसे उस चील को तुम्हारे अंडों का पता नहीं चलेगा। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उस चील के बारे में बता दिया। वैसे भी मेरे तो यह पहले अंडे हैं और मैं तो अपने अंडों के लिए बहुत चिंतित हूँ। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, यह तो पक्षी होने के नाते मेरा फर्ज था। फिर उसके बाद रानू चिड़िया उस टमाटर के खेत की तरफ चली जाती है। वहाँ वो इतने सारे टमाटर के पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं, तो क्यों ना मैं इन टमाटरों से अपने लिए घर बना लूँ। उसमें मैं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और टमाटर का घर ठंडा भी रहेगा। ये कहकर रानू चिड़िया जल्दी से अपने लिए एक टमाटर का घर बना लेती है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा टमाटर का घर बन गया। अब यहाँ पर मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे।
फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। रानो चिड़िया तो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया को वहाँ टमाटर का घर बनाने से एक फायदा यह भी था कि उसे भोजन की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता। वह वहीं से टमाटर लेकर खा लेती और फिर अपने अंडों का ध्यान रखती। रानो चिड़िया हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब उसके अंडों से बच्चे बाहर आएंगे और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानो चिड़िया के दोनों अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। रानो तो अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और